वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आप किस तरह से अगर पाकिस्तान से बाहर बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सी कंपनीज आपको कंसल्टेशन दे रही हैं, कैसे आप बाहर जाकर बिजनेस कर सकते हैं। देन अगर आपने कुछ भी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए वो जो मोटिवेशन है, वो जो एक स्पार्क है, वो कैसे आए, कैसे आपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, एंड देन यू कैन डू वंडर्स। और अगैन सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो ये तो था जनाब हमारा एक मैसेज पिछले सेगमेंट के हवाले से। लेकिन अब मेरे जो पास दो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही आई कुड से दे आर पावर कपल। बहुत ही मुख्तलिफ दोनों के करियर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद दे आर गोइंग विद ईच अदर वेरी वेल। और ये उनसे राज पूछेंगे कि दो मुख्तलिफ जो है वो करियर्स के साथ इकट्ठे इतने अच्छे से कैसे रह लेते हैं। तो ये इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी है, तो जनाब इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आर्यान मलिक जो कि एक्टर हैं, मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम आर्यान। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल मजे में हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वेरी वेल, थैंक यू सो मच। और आर्यान के साथ उनकी वाइफ मिशाल मलिक मौजूद हैं जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच आप दोनों यहाँ पर आए। और सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में बताइए, जैसे कि मैं अभी जिक्र कर रही थी कि वन इज एन एक्टर एंड मॉडल, और जो दूसरा करियर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बच्चों की साइकोलॉजी के हवाले से, फैमिली साइकोलॉजी ज़ाहिर आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। सो कैसे एक दूसरे के साथ फिर मैनेज करते हैं दो मुख्तलिफ लोग, दो मुख्तलिफ मॉडलिंग में, एक्टिंग में तो टाइम ही कोई नहीं होता। जी। देन हाउ डू यू मैनेज एंड हाउ डू ही मैनेज, आप बताओ। दरअसल बात ये है कि आपने ये जो बात पूछी है कि हम दोनों मैनेज कैसे कर लेते हैं, आपने एक बात ये भी कही कि मैं मसरूफ़ बहुत ज़्यादा होता हूँ। आप यकीन करें कि हमारी जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं ना, हम उसको अपनी तरजीहात बना लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं मसरूफियत का। ठीक है, बात यह है कि जब आप अपने वाइफ से प्यार करते हो, उसका ख्याल रखते हैं और आप ये समझते हो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इसको टाइम भी देना, मेरे ख्याल से सब कुछ मैनेज हो जाता है। आप चाहे जिस भी फील्ड से हों या जो भी वो कहते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो, जब आपने एक सोच लिया कि आपने अपनी वाइफ को कंफर्टेबल फील करवाना है, आपने उसको बताना है कि जिसके साथ वो रह रही है वो एक जेंटलमैन है, बेशक वो हो ना हो, लेकिन जब इंसान ये पता करवाना जरूरी है, ये पता करवाना जरूरी है। और इस हवाले से अब ये बता सकती हैं कि जो मैंने बात की हाँ मिशाल, ऐसा है? Yes, he's a gentleman. चलें, that's good. ये प्लान तो नहीं हुआ हुआ? No. अच्छा, आप यकीन करें कि जब प्लान होता है मेरे ख्याल से उस पर इतनी ज़्यादा वो एक्ट नहीं हो पाता। लेकिन बात ये है कि मैंने ये बात इसलिए नहीं की कि मैं अपनी जो है तारीफ करवाऊं। वो कहते हैं जब एक मुखलिस औरत आपको मिल जाती है ना वाइफ की सूरत में, तो उस इंसान पे फ़र्ज़ हो जाता है कि दुनिया की बाकी तमाम औरतों के लिए वो अंधा हो जाए। और एक वाइफ जो होती है वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वो अपने हस्बैंड को शेयर कर सके। ठीक है, जब उसका हस्बैंड उसके साथ ठीक होगा, वो कहती है जैसा भी है फिर मेरा है। अगर उसका ख्याल ये बात ठीक है। अच्छा जी, ये तो कुछ कपल साइकोलॉजी चल रही है, बट यू आर अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? तो मुझे इस हवाले से थोड़ा सा बताइए अपने करियर के बारे में। कब से आप कोई मतलब अपने करियर के बारे में स्पेसिफिकली बताएं कि आप कोई लोगों को गाइडलाइंस देती हैं, कहीं काम कर रही हैं, या बीइंग अ हाउसवाइफ आप थोड़ी सी लोगों को कंसल्टेशन दे रही होती हैं? Well, मैंने एजुकेशन की हुई है इन चाइल्ड साइकोलॉजी, लेकिन वो एक पैशन था मेरा। अभी तो I'm doing business. अच्छा। Yeah, but it was a passion. I really enjoy it on the side. I read books and publish articles on child psychology. Yeah. तो अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। जो अभी हम कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से बात कर रहे थे और अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं उनको मैनेज करना अब ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज अगर इफ़ यू आर अ वर्किंग मदर, इवन अगर आप बिजनेस कर रही हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना ज़रा बच्चों को हैंडल करना। तो किस एज से और हम देख रहे होते हैं कि बच्चों में आजकल एग्रेशन भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा छोटे बच्चे, तो हाउ टू मैनेज किड्स जो ज़्यादा छोटे हैं? आई थिंक एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चों का पता होता है where they're having difficulties, and even in motor functions and anything, you know, it's a parent's job to be an advocate for their children and bring them when they feel it's necessary for their child to understand exactly where they are. It's really important, I think. सही। अच्छा, अब हम कुछ स्कूलिंग्स के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं ना बच्चों की, कि हमने देखा है कि बच्चे अगर थोड़े से एग्रेसिव हैं या थोड़े से हाइपर एक्टिव हैं, तो पेरेंट्स को ये कहा जा रहा होता है बच्चों को स्कूल भेज दो, स्कूल जाके खुद ही ठीक हो जाएंगे। इज इट द राइट थिंग टू डू?
कि आप अर्ली एजेस में ही बच्चों को स्कूल डाल दें ताकि वो बच्चे ठीक होने की बजाय उनके अंदर एक और मेरे ख्याल है मसला आना शुरू हो जाता है कि फील रिपल्सिव मोर. Yes, I agree क्योंकि अमेरिका में जो है usually kids go to school as soon as 3 years old. It's good for children to socialize. It's really important. सही. Children जो even single kids that जो घर पे होते हैं, it's not right for them. They need, as a human being, you need to socialize, especially as a child. Yes. सही. तो ये ठीक है कि 3 से 4 साल की उम्र में बच्चों को भेजना चाहिए स्कूल Yes. ताकि वो ज़रा सोशलाइज भी कर सकें. अच्छा, आज हमने बहुत ज़्यादा बात की पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान के नज़ारों, पाकिस्तान की मौसीकी, पाकिस्तान के आर्ट, पाकिस्तान के आर्टिजन्स के हवाले से. तो आर्टिजन्स के हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं. आर्टिस्ट तो अपने फ़न मुसव्वरी की महारत से आर्ट में जान डालने की कोशिश करता है. मुख्तलिफ रंगों की रंगीनियाँ इकट्ठी करके मेहनत और मुशक्क़त से तस्वीरी शक्ल देना सारंग के लिए मुश्किल नहीं. सारंग की मुसव्वरी को देखकर हर कोई दंग रह जाता है. ये जो मॉडर्न जो ना दौर जो आ रहा है, इसमें फ़न मुसव्वरी जो ना वो समझ लो कि सर का ताज है अपना. हमारे जितने भी बच्चे हैं अगर फ़न मुसव्वरी में जो ना अभी आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की पजीराई भी मिलेगी और इसको फाइनेंशियली तरीके से जो ना उनको बहुत ज़बरदस्त उनको सपोर्ट जो ना बच्चों को जो ना मिलेगी कि वो आगे चल के एजुकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं. सारंग स्कूल के दौर से ही मुसव्वरी कर रहे हैं. शाहकार बनाने पर कई इनाम भी हासिल कर चुके हैं. सारंग का कहना है कि मुख्तलिफ तलबा को अपनी जेब के खर्चे पर मुसव्वरी सिखा रहा हूँ. फ़ाइन आर्ट्स में जो ना फ़न मुसव्वरी में जो ना बहुत सारी जो ना कैटेगरीज़ हैं. उसमें मुजस्मा साजी है, परफॉर्मेंस आर्ट है, कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग है, फ़ाइन आर्ट्स है. उसमें ऑयल जो ना कलर्स में जो ना काम होता है, वाटर कलर में होता है, ऑयल पेस्टल में होता है, ड्राई पेस्टल में होता है. तो इस तरीके से जो ना फ़ाइन आर्ट्स में जो ना बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं अपना. हुकूमत इस दम तोड़ते फन को बचाने में अपना किरदार अदा करे तो इसी फन से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया जा सकता है. हुकूमत से ये मुतालबा है कि यहाँ पर जो ना इतनी बेहतरीन किस्म के असासे हैं और अल्लाह पाक ने उन असासों को जो ना इस मुल्क के लिए जो ना नवाजा है. अगर जो ना यहाँ के नुमाइंदे या यहाँ का जो कल्चर डिपार्टमेंट है, अगर इन इलाकों में आके उन फ़न मुसव्वरी के जो ना बच्चों को या जो सीनियर आर्टिस्ट है उनको अगर थोड़ी सी जो ना सपोर्ट करें तो ये दुनिया में जो ना बड़ा नाम जो ना करेंगे. बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत आर्ट और पाकिस्तान के आर्टिजन्स बहुत शानदार हैं. मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें पाकिस्तान के आर्ट को, हमारे आर्टिजन्स को प्रमोट करना चाहिए. हमें अपने लोकल आर्टिजन्स से चीज़ें ख़रीदनी चाहिए. हम फोकस करते हैं बड़ी गैलरीज में जाके, नो डाउट हर तरह के आर्टिस्ट का काम बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है, लेकिन वो आर्टिस्ट जो कि बहुत बड़ी जगहों पे एग्जिबिशंस नहीं कर पाते, जो बहुत अच्छी जगहों पे जाके अपने काम को प्रमोट नहीं कर पाते, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन आर्टिस्ट को, उन आर्टिजन्स को प्रमोट करें, उनके काम को प्रमोट करें. इंतहाई खूबसूरत उनकी पेंटिंग्स थी और अभी हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई. इस तरह के बहुत सारे आर्टिजन्स हैं जो कि बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ आवर ड्यूटी टू प्रमोट देम. डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, सलाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने आर्टिजन्स को, हमारे लोकल जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करें. और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग भी इसमें हमारा साथ दें. और ये स्क्रीन पे हमारा जो नंबर चल रहा है, इसके थ्रू आप भी अपना आर्ट जो है वो हमें दिखा सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि हम आपको भी प्रमोट करें. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप समझते हैं कि आप में इतनी काबिलियत है कि आप यहाँ पे आ सकें, हमारे सामने बेशक पेंटिंग कर सकें, अपना आर्ट लोगों को दिखा सकें, या हम किसी भी और अंदाज से आपके पास आके आपको आपका जो है विजुअल्स इकट्ठे कर सकें, आपको सपोर्ट कर सकें, प्रमोट कर सकें, तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर बताइए. अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं. आर्यान, अपना करियर के हवाले से बताइए कि आपने ये जो अपना एक्टिंग का करियर है कैसे शुरू किया, और अदर देन एक्टिंग आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लास्ट टाइम भी कुछ बता पाया था, लेकिन कुछ टाइम कुछ ऐसा था जी. मैं ये समझता हूँ मेरा कोई पैशन नहीं था एक्टिंग में. और मैं, हर इंसान एक्टर बनना चाहता है, लेकिन मैंने कभी इस कदर सोचा नहीं था. अच्छा. लेकिन मेरी जो पहली मोहब्बत और पहला इश्क थे वो मेरे डैडी हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन. तो वो जब उनको लीवर कैंसर था, उस वक्त उन्होंने मुझे ये कहा था
टीवी देखते रहते थे, क्योंकि आपको पता है जब इंसान इस ऐसी डिजीज़ में होता है तो वो अपने रूम में टीवी अपना माइंड चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं उनके पास ही होता था, तो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि यार तुम टीवी पे नहीं आ सकते। अच्छा, वो कहते हैं ना, जब आपके डैड का हाथ या उनकी सपोर्ट आपके शोल्डर पे होती है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। मेरे लिए बड़ी इम्पॉसिबल बात थी, लेकिन मैंने उस वक्त उनसे कमिटमेंट की कि इंशाल्लाह आप जैसे कहते हैं वैसे होगा, पहले आप ठीक हो जाएं। लेकिन विद इन मंथ उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ये मेरे, लेकिन हम जैसी औलादों की ना बड़ी एक किस्मत ख़राब होती है या बड़ी बदकिस्मत होते हैं कि हम उनके होते हुए उनकी जो डिज़ायर्स, उनकी ख्वाहिशात होती हैं ना, हम पूरा नहीं कर पाते। हम उसके बाद जाके सोचते हैं ओह यार मेरे डैड ने ऐसे कहा था या मेरी मॉम ने ऐसे कहा था। मैं इस तरफ आया, स्ट्रगल की, मेहनत की, ऐसी स्ट्रगल आप यकीन करें, बिजनेस को छोड़ के आना, 5 आवर्स की ड्राइव करना। और काशिफ निसार साहब हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मुझे इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उनका शूट था और मेरी काशिफ महमूद के साथ मेरे कुछ सीन्स थे, उनके एडी ने मुझसे रब्ता किया। आप यकीन करें 5 आवर्स की ड्राइव करने के बाद मैं सिक था। मैं जब लाहौर आता हूँ, बारिश स्टूडियो पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है जी वो शूट कैंसिल हो गया। और फिर वापस आना, यानी कि इस कदर स्ट्रगल हुई है। लेकिन वो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अल्लाह पाक ने 27वें पारे में फरमाया, हमने इंसान के लिए वही कुछ रखा है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो मैंने कोशिश की, तो मैं अब काम कर रहा हूँ। अभी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो कर रहे हैं उनके हवाले से बताइए। अभी इंशाल्लाह हमारा एक प्रोजेक्ट शूट हो रहा है, उसका सेकंड स्पेल जो है वो ख़त्म हो गया और थर्ड स्पेल इंशाल्लाह शूट होगा। उसके बाद फिर देखें 3-4 मंथ्स या 5 मंथ्स के बाद वो ऑन एयर उसको करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हम जिस तरह से आर्ट और आर्टिजन्स की बात कर रहे हैं, हमारे साथ मिशाल मौजूद हैं, साथ ही साथ आर्यान मौजूद हैं, फनकार हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के हवाले से भी बहुत काम करें, अपना बिजनेस भी रन करें। अच्छा, हम कुछ अगर, और वही बात है लाहौर की आपने जिक्र किया, लाहौर आप इतनी दूर से आया करते, तो ज़ाहिर एक स्ट्रगल है और आई थिंक इस स्ट्रगल को प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है और जो लोग बाकी मेहनत करते हैं वो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होते हैं। अच्छा जी, लाहौर के हवाले से हमने कुछ जिक्र किया और आपको पता है कि जब लाहौर एक दरवाज़ों के दरमियान मौजूद था तो वहाँ पर पानी वाला तालाब हुआ करता था। उस तालाब के ज़रिए जो लाहौर के बासी थे उनको पानी पहुँचाया जाता था। अब इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका नाम पानी वाला तालाब कैसे पड़ा, इस हवाले से हफ्सा अली की रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं हफ्सा अली राना। नाज़रीन, लाहौर शहर जो है वो अपनी तहजीब और सकाफत की वजह से आज भी अपनी शनाख्त कायम किए हुए है। लाहौर में जो है वो मुगलिया और बरतानवी दौर की कई अहम निशानें भी मौजूद हैं। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये जगह जो है वो अंग्रेजों ने 1.5 सदी कबल जो है वो बनाई थी। इस जगह से जो है वो अंदरूनी लाहौर में जो है वो पानी जाता है। तो चलिए आइए आज आपको दिखाते हैं कि जो सारा पानी का निजाम है वो कैसे चलता है और कैसे अंदरून में जो है वो यहाँ से सारा पानी जाता है। मेरे साथ मोहसिन जावेद मौजूद हैं जो वासा में सब इंजीनियर हैं। मोहसिन, सबसे पहले तो मुझे बताएं जो सारा निजाम है पानी का, ये कैसे काम करता है और यहाँ से पानी जो है वो लाहौर के किन किन इलाकों को जाता है? मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ पे आप इस वक्त खड़ी हैं ये पानी वाला तालाब के नाम से मशहूर है। वैसे इसका नाम लांगा मंडी रिजर्वायर है। टंकियों के जरिए हम पानी अंदरून शहर के बाशियों को सप्लाई करते हैं। तो करंटली हम ट्वाइस अ डे वॉल सिटी के जो रिहायशी हैं उनको सप्लाई फराहम कर रहे हैं। कुछ एरियाज हमारे जो नियर बाय हैं ट्यूबवेल्स के, वहाँ पे डायरेक्ट पंपिंग हो रही है और जो हमारे लो लेंग एरियाज हैं या एरियाज जो हाइटेड पे हैं वहाँ पे हम टैंकियों की मदद से पानी की सप्लाई फराहम कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताइएगा यहाँ पे टोटल कितने टैंक्स हैं? जी, यहाँ पे टोटल टैंक्स 4 हैं। इन चारों टैंक्स को इन पिलर्स की मदद से एलिवेट किया गया और जो एक टैंक है उसके नीचे 128 पिलर्स हैं और मजमूई तौर पे जो है 512 पिलर्स हैं इन 4 टैंकों के नीचे। और इसके साथ साथ इनकी जो कैपेसिटी है वो एक टैंक की 2.5 लाख गैलन है और इसको आप टोटल कर लें 4 टैंकों को तो ये 10 लाख गैलन बनती है। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पर पानी कैसे आता है इन टैंक्स में, कहाँ से आप लोग पानी लाते हैं? जी, यहाँ पर पानी जो है ट्यूबवेल्स की मदद से आ रहा है। 4 ट्यूबवेल्स हैं जो करंटली चल रहे हैं। उन ट्यूबवेल्स की मदद से पानी इन टैंकों में आता है और देन जैसे ही ये हमारे टैंक्स बढ़ जाते हैं और हम अंदरून शहर के बाशियों को इसकी सप्लाई कर देते हैं पानी की। अच्छा, जो सारा निज़ाम है वो 1.5 सदी पर मुहित है, तो तब तो ट्यूबवेल्स नहीं होते थे, तो तब यहाँ पे जो पानी का निज़ाम था वो कैसे चलता था? पहले जो पानी था वो दरिया से लिया जाता था। वेल्स थे, कुएं थे, उन कुओं की मदद से पानी लिया जाता था। चूंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो कुएं पोल्यूटेड हो चुके थे तो इस वजह से फिर सर चार्ल्स एचिसन ने 1883 में इसको प्लान किया कि हम क्यों ना इनको कवर्ड टैंक्स में कन्वर्ट कर दें ताकि इससे हमारा पानी भी महफूज होगा और इसमें जो
इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं पानी में, अगर खुला पानी पड़ा रहे तो उससे बच जाएंगे। अच्छा मोहसिन, मुझे बताइएगा कि ये जो सारा पानी का निज़ाम है ये टोटल कितने एरिया पर मुहित है? ये जगह जो है तकरीबन 20 कनाल पे मुहित है और इस पे हमारा सारा पाइपिंग नेटवर्क सिस्टम है। अगर आप लेफ्ट राइट में जाएंगे तो यहाँ पे इसके लेफ्ट और राइट में पार्क्स आपको नजर आएंगे। अच्छा मुझे बताइएगा, जो पानी के टैंक्स हैं इनमें आप पानी का लेवल कैसे चेक करते हैं कि पानी कितना है, कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है? जी, पानी का लेवल जो है हम लेवल गेज की मदद से चेक करते हैं। उस लेवल गेज की मदद से हमें पता चलता है इन चारों टैंकों में पानी है कितना, क्योंकि गेज एक टैंक में हमने लगाई है और वो चारों टैंकों का लेवल बताती है। इट मीन्स कि चारों टैंक्स जो आपस में इंटरकनेक्ट है बाय मींस ऑफ कास्ट आयरन पाइप्स। उसकी मदद से हमने इन पाइपों की मदद से इन टैंकों को आपस में जोड़ा हुआ है। किसी एक टैंक का आप लेवल चेक करेंगे वही बाकी तीनों का होगा। अच्छा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जगह को पानी वाला तालाब कहा जाता है, तो ये नाम इसका क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? जी बेसिकली ना ये नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड रिजर्वायर था और लोगों का कंसेप्ट है कि यहाँ पे तालाब था कभी, तो ऐसा सच यहाँ पे वो नहीं है। इससे पहले एक तालाब था, पूल था यहाँ पे, जिसकी वजह से इसका नाम पानी वाला तालाब के नाम से मशहूर है। जी हाँ, पानी वाला तालाब के हवाले से बहुत ही इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट थी हफ्सा की, जो कि हमने आपको दिखाई। और वाकई लाहौर की हम हिस्ट्री देखें, पहले कुओं के ज़रिए और वेल्स के ज़रिए, फिर बाद में ट्यूबवेल्स एंड टैंक्स, उनके ज़रिए अभी भी इतना पुराना सिस्टम है, ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। अभी भी वहाँ के जो लाहौर के शहरी हैं, अंदरून लाहौर के, उनको इसके थ्रू पानी सप्लाई किया जा रहा है। सिस्टम अभी भी बहुत अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच हफ्सा, आप वहाँ पर स्पेसिफिकली गई और हमारे लिए रिपोर्ट तैयार करके लाई। बहुत अच्छा लगता है जब इतनी इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे ऐसी भी जगह मौजूद हैं एंड पीपल कैन गो एंड विजिट देम इवन। तो आप जाके देख सकते हैं। वॉल सिटी तो वैसे इतनी खूबसूरत है और बहुत शानदार वहाँ पर काम भी हो रहा है, सो आप लोग जाके विजिट करें ज़रूर वॉल सिटी को। और अब तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, स्पेशली बारिश के बाद लाहौर का मौसम बड़ा खुल गया है, तो ये वीकेंड जो है आप प्लान कर सकते हैं बहुत आसानी से। वॉल सिटी ज़रूर जाएं। पाकिस्तान के लाहौर के वो इलाके जो हम लाहौरियों ने लाहौर में रहते हुए नहीं देखे, आई थिंक हमें देखने बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा जी, वक्त हमारे पास बड़ा शॉर्ट है, तो आप जाने से पहले कोई बात कहना चाहेंगे? किस हवाले से? एज अ कपल। ऐसे कपल में सबसे पहले तो मैं अपनी वाइफ का थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप यकीन करें, जब मेरे डैडी की डेथ हुई तो उस वक्त कहते हैं जब इंसान की लाइफ में कुछ इंसिडेंट होते हैं, जब इंसान ख़त्म हो जाता है और लोग कहते हैं कि कुछ साल और सही, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन काश मैं उन लोगों को बता पाता कि कुछ साल करते करते ज़िंदगी के खूबसूरत साल जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। इंसान वो कहते हैं पॉजिटिव ही नहीं सोच पाता, वो बहुत सी तलखियाँ जो होती हैं इंसान के अंदर घर कर जाती हैं। मुझ तो इंसान सोच ही नहीं सकता। मैं अपनी वाइफ का थैंक यू करना चाहता हूँ कि ये मेरी लाइफ में एक फरिश्ता बन के आई। मैं ये सच्ची बात कर रहा हूँ, जब डैडी की डेथ हुई तो मैं तो इस कदर हो गया था कि मैं भी, अब मेरी भी डेथ होने वाली। मुझे ऐसा था कि लाइफ ट्रॉमा आपको बहुत समटाइम्स बहुत बुरे तरीके से, लेकिन ये पता नहीं एकदम कहाँ से आ गई, इसने आके मेरा वो माइंडसेट चेंज कर दिया और मुझे ये फील कराया कि ना अभी तो काफ़ी दुनिया पड़ी है, अभी मैंने अपनी इनिंग्स खेलनी है और मैंने बहुत कुछ करना है। और इसने, मैं ये समझता हूँ कि वाइफ के बगैर इंसान कुछ नहीं होता। ये ऐसी बात नहीं है ये मैं टीवी शो पे बैठा हूँ या मैं कैमरे के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। हमारी शादी को जितना भी अरसा हो गया, ये मिशाल इसको इस बात का पता है कि मैं इसके बगैर ज़ीरो हूँ। और ये जितनी रिस्पेक्ट और जितना प्यार ये देती है, मैं शायद वो वर्ड नहीं बता सकता कि जो वर्ड कह के ये मुझे बुलाती है, वो इतना रिस्पेक्टफुल है। मैं इसका बस शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ पेरेंट्स की दुआओं की वजह से भी हूँ और आपकी सपोर्ट की वजह से हूँ, आपके यकीन की वजह से हूँ, आपकी मोहब्बत की वजह से हूँ। आपका अगेन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, यस, that's very sweet of you. That's great. Thank you so much आप दोनों का, आप यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगा। एंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अगर रिलेशनशिप में कोई भी कपल हो, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ कंफर्ट और दोस्ती हो, तो फिर डेफिनेटली आप बहुत सारे ऐसे मसले जो कि आपको सोसाइटी की तरफ से आ रहे होते हैं या कुछ ट्रॉमास या कोई, जिस तरह से उन्होंने कहा कि फादर की डेथ, तो बहुत सारे ट्रॉमास से आप बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके साथ जो आपका पार्टनर है वो कितना आपको उस वक्त कंफर्टेबल कर रहा है और आप कितना उसके साथ बेहतर महसूस करें। एंड आई थिंक वी विश कि हर तरह जितने भी हमारे कपल्स हैं उनके बीच में ये एलिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो। एंड आई एम श्योर कि आपने आज का शो बहुत इन्जॉय किया होगा। हमने
खूब आपको गाने सुनाए, बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स दिखाई, बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया, बहुत अच्छे टिप्स दिए कि कैसे आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हमने आज के शो में डिस्कस की। आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा। अपनी होस्ट अंबर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अपनी ज़िंदगियों में ग्रैटिट्यूड को ज़रूर लेकर आइए। अल्लाह हाफ़िज़।